दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। जी हां, दुनिया के कई देश इस वैक्सीन को पेश करने की होड़ लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। कोरोना टीका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये वैक्सीन अप्रूवल के बेहद करीब है। अमेरिकी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतर गई है। पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान और हैदराबाद के पूर्व मेयर और पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जी हाँ, पार्टी ने अपनी पहली सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। आज विधानसभा की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने बीजेपी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार की एनडीए सरकार पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार के नाम पर बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम लगातार बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। विकसित बिहार नीतीश कुमार, बिहार के नाम नीतीश के काम, नीतीश में विश्वास बिहार में विकास, ये नए जेडीयू के चुनावी नारे हैं। जी हां, चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। पार्टी के दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नए नए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। चुनाव के ठीक पहले जेडीयू के चुनावी नारे बदल गए हैं। अब यही 3 नारे जेडीयू के दफ्तर में लगे हर बैनर पोस्टरों होर्डिंग पर नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जेडीयू का चुनावी नारा अलग था। पहले जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज और नीतीश कुमार के राज को मंगल राज बताया गया था। लेकिन अब जेडीयू को लग रहा है कि 15 साल पहले की बात करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए अब नीतीश कुमार के 15 साल के कामकाज को आधार बनाकर पार्टी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के दुनिया छोड़ने पर राज्य में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। जी हां, इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से ये फहराया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम नहीं होंगे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बिहार का बहुत ही गहरा नाता रहा है। वे जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका कई बार बिहार का दौरा हुआ था। उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका बिहार आना जाना लगा रहा। सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना कृषि रोड मैप का भी उद्घाटन प्रणब मुखर्जी ने ही किया था। UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है। अगर आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। UIDAI के मुताबिक आप अपने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए जिस दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके नाम पर ही होना चाहिए और नाम आपके वर्तमान आधार डेटा के समान होनी चाहिए। यानी कि जैसे ही आपका नाम आधार कार्ड में है सेम नाम होनी चाहिए। ये जानकारी आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI ने अपने ट्वीट में दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट के बीच सत्ताधारी पार्टी जेडीयू विरोधियों पर लगातार हमले बोल रही है। इसी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने ट्वीट करके मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले सियासी पार्टियों पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम जबरदस्ती मुस्लिमों का रहनुमा बनने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा है कि जबकि हर बार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को नकार दिया जाता है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों से मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस देश में मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्थापना और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को कभी भी मुसलमान ने अपना रहनुमा नहीं माना है।
सीए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को गलत बताते हुए हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान को जेल में डालना भी बुरा था, उसको जेल में नहीं डालना था, इसके साथ गलत हुआ है। इसके साथ ही डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की मां की अर्जी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान बयान देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल में बंद हैं। उनके ऊपर 3 बार एनएसए बढ़ाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के 90% से ज्यादा देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मार्च से जून के बीच मिले डेटा से पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही है और ऐसे ही चलता रहा तो इनका और ज्यादा दिनों तक टिका रहना काफी मुश्किल होगा। WHO ने चेताया है कि जो भी देश बिना तैयारी के लॉकडाउन हटा रहे हैं वे तबाही को बुलावा दे रहे हैं। WHO के मुताबिक कोरोना के चलते कई रूटीन अपॉइंटमेंट और स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर अब जीडीपी के ताजा आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही के लिए जीडीपी डेटा के आंकड़ों को आज जारी किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा -23.9% रहा है, यानी कि -24% रहा है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार पर तंज कसा है। रवीश कुमार ने लिखा है कि मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं है। इस पर रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं, भारत की किसी भी पढ़े लिखे ये आंकड़े नहीं देखेंगे। 5 अगस्त को नए भारत के उदय के बाद इन आंकड़ों ने रंग में भंग डाला है। जी हां, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी -23.9% आई है। सावधान हो जाइए, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। रवीश कुमार ने इसी के साथ मीडिया पर भी तंज कसा है। रवीश कुमार ने लिखा है कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहिए। यह बर्बादी की ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार करके कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत साल 1996 से जीडीपी के आंकड़े जारी कर रहा है, तब से लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। न ही 2015 के विधानसभा चुनाव वाली स्थिति है और न ही 2019 के लोकसभा वाली। जो पार्टियां कल कहीं थी आज कहीं और हैं। खासकर जातीय आधारित राजनीति के दम पर खड़ी पार्टियों के बारे में तो और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे चुनाव के पहले हर तरीके से तोल मोल में लगे हैं, जैसे उन्हें यकीन है कि उनके पॉकेट में फला जातियों के वोट पड़े हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से सोच रखने वाले कुछ पार्टियों को इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही जोर का झटका लग जाए। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एपिसोड ने महागठबंधन के सोचने की दिशा बदल दी है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में यह सोच भी बड़ी है कि जातीय आधारित ये छोटी पार्टियां उनकी असली हित को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी का सोचना है कि इन छोटी पार्टियों से सीटों पर किच से ज्यादा फायदेमंद तो यह है कि परंपरागत गठबंधन की पार्टियां यानी कि राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों को ही मजबूत करके इकट्ठा चुनाव मैदान में उतारा जाए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना आए और उन्होंने एक बयान दिया। ऐसा बयान जिसके बाद सियासी गलियारों में विपक्ष ने उनकी किरकिरी उड़ाई तो वहीं सत्ता पक्ष ने वाहवाही की। जी हां, उन्होंने बिहार को आर्थिक पैकेज देने के संकल्प की पूर्ति को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है और कहा है कि एक पाई बिहार को पहुंचा दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि गिरिराज सिंह की नींद 6 महीने बाद खुली है। जब जनता कोरोना से तहस-नहस हो रहे थे तब गिरिराज सिंह कहां थे? बिहार में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी या नीतीश कुमार के नाम पर? उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में तो बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी और हार गई। इस बार पलटू राम और नरेंद्र मोदी दोनों साथ हैं। दोनों को जनता परख नहीं देगी। पीएम मोदी के वादों को जनता कोई महत्व नहीं देती है। बिहार की सियासत में अजब गजब रंग देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की एक महिला मंत्री बीमा भारती के लिए अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई है। मंत्री खुद को नीतीश कुमार के साथ मजबूती से साथ खड़े होने की दुहाई दे रही है, लेकिन उनके पति जो जेडीयू के साथ कल तक मजबूती से खड़े होने की बात कर रहे थे
वे अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए ताल ठोक रहे हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में ये बात तेजी से उभर रही थी कि नीतीश की मंत्री बीमा भारती पर आरजेडी डोरे डाल रही है। इस बात की तस्दीक खुद भारती के पति अवधेश मंडल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने उनसे संपर्क साधा और बीमा भारती के लिए भी बात कही थी, लेकिन वे जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही मंडल ने कहा है कि मैं अब जेडीयू के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब जब चुनाव रहता है तब तब नीतीश कुमार उनका यूज कर लेते हैं, लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तब ठेंगा दिखाया जाता है। मेरे बारे में यह प्रचार किया जाता है कि मैं बाहुबली हूं, लेकिन जब मदद देने की बारी आती है तो ये सब बातें मायने नहीं रखती है। क्या जेडीयू में दूसरे बाहुबली नहीं है और उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते हैं? देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के बीच भारत में जल्द कोरोना वैक्सीन के आने की खबर है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर यानी कि फ्री में टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। इसमें पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल है। भारत में इस समय 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में खबर आ रही है कि वे कोरोना वैक्सीन बाजार में उतारने के काफी करीब पहुंच चुकी है। सीरम कंपनी के साथ एस्ट्राजेनेका सहित 3 कंपनियों की भागीदारी है। कोरोना वैक्सीन की योजना से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि अभी इस योजना को लेकर कोई फाइनल प्लान नहीं बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार 4 अहम सड़कों की सौगात राज्यवासियों को देने जा रही है। आगामी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सड़कों के निर्माण की नींव रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी शामिल होंगे। पटना रिंग रोड 6 लेन तो बाकी 3 सड़कें 4 लेन की बनेगी। इन चारों सड़कों की चौड़ीकरण होने से राज्य के आवागमन व्यवस्था में अमूलचूल सुधार होगा। पटना, भोजपुर, कटिहार, नवादा, सासाराम, पूर्णिया, नालंदा आदि जिलों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल कहा कि सरकार सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि किसान सौर ऊर्जा पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली विद्युत कंपनियों को बेचकर अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि डेडिकेटेड कृषि फीडर द्वारा अब तक राज्य के 1,42,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति यूनिट 615 रुपये लागत की बिजली के लिए मात्र 65 पैसे लिया जा रहा है और 550 रुपये सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। अगस्त एवं सितंबर महीने में हिसाब से कम बारिश होती है, लेकिन इस साल अगस्त में देश भर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1976 के बाद से अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश इस बार 2020 में हुई है। जी हाँ, ये सामान्य से 27% अधिक है। पिछले 44 सालों में ये पहली बार और 120 सालों में चौथी बार सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के कारण बिहार में पैसेंजर ट्रेन काफी दिन से बंद हैं, लेकिन रेलवे बहुत जल्द बिहार में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकता है। रेलवे की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द लोग पैसेंजर ट्रेन से सफर कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते 3 इंटरस्टेट मेमो पैसेंजर और 10 सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। रेलवे ने कहा है कि अगर राज्य सरकार अनुमति देती है तभी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। एनडीए में वापसी के स्पष्ट संकेत देने के बीच हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने बिहार चुनाव पर चर्चा के लिए उसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा बुलाई गई तीसरे मोर्चे की बैठक स्थगित कर दी है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि बुधवार को यह बैठक बुलाई गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी समेत गैर राजग और गैर महागठबंधन दलों को निमंत्रित किया था। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राजद नीति महागठबंधन से अलग होने के बाद मांझी जेडीयू, भाजपा और लोजपा के साथ जाने का निर्णय लेने से पहले विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। बांका के चंदन नदी पर 58.78 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इसका शिलान्यास किया है। पुल का निर्माण कार्य 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि लालू प्रसाद यादव को बिरसा मुंडा होटल वार्ड जेल में ही रखा जाए। अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये याचिका दाखिल की है। मनोज ने बताया कि लालू प्रसाद को रिम्स अधीक्षक का आवास अलॉट किया गया है। ये कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लालू को होटल वार्ड जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज फिर से पेट्रोल के दाम में इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी कई बार पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं। जी हां, वही डीजल की कीमत स्थिर रही है। बिहार में आज पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे पेट्रोल के दाम बढ़कर 86 रुपया 27 पैसा प्रति लीटर हो गया है। वही डीजल 80 रुपया 10 पैसा प्रति लीटर है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। कोरोना संक्रमण काल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली अब 6 सितंबर को नहीं होगी। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। यह रैली अब 7 सितंबर को दिन में 11:30 बजे से रैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए जेडीयू एक डिजिटल मंच JDUlive.com बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली को पार्टी फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर भी प्रसारित किया जाएगा। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के द्वारा आप किसी भी जमीन का पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। साथ ही साथ जमीन का नक्शा मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in लोगों को उनकी जमीन का डिजिटलाइज मैप मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, अब आपको जमीन का नक्शा के लिए कहीं भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, न ही किसी कर्मचारी के चक्कर लगाने की जरूरत होगी। खबर के अनुसार बिहार में पहले प्लॉट मशीन के जरिए डिजिटलाइज मैप 150 रुपये प्रति सीट के दर से निदेशालय से मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे फ्री उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया है। आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर जमीन का नक्शा मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप राज्य के किसी भी इलाके का नक्शा देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। दल बदल का खेल भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर कई दलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने दल में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कई दलों से आए नेताओं को अपने संगठन में जोड़ने का काम किया है। जी हां, वहीं कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मन की बात में उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर बात नहीं की है। मोदी और नीतीश कुमार के एजेंडे में नेट और जेईई प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को लेकर कोई बात नहीं है। जी हां, ये दोनों बच्चों की जान से खिलवाड़ करने में तुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो बिहार के गरीबों के दुश्मन हैं। चुनावी महीने में एक के बाद एक लगातार घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती में कई फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, लेकिन पहली बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि इस फर्जीवाड़े को जल्द से जल्द रोका जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कारगर व्यवस्थाएं की है। साथ ही साथ कई बदलाव भी किए हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनका फोटो लगाना नियमित पत्र दिया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनका फोटो लगाना नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसकी प्रति नियोजन इकाइयों में भी उसी रूप में संरक्षित रहेगी। साथ ही साथ इसे जांच और मिलान किया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य में कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक घटनाओं में शामिल पाया जाता है या उस पर किसी प्रकार का केस चल रहा है तो वैसे व्यक्ति भी कभी भी सरकारी शिक्षक की नौकरी नहीं कर सकता। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक वास्तविकता है तथा भाजपा, जेडीयू और राजद इसके त्रिकोण हैं। इनमें से किसी को एक मुगालते में नहीं रहना चाहिए। वो अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के सामने राजद के नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन दूर दूर तक नहीं टिकता है और अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के सभी घटक दल मिलकर लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे।
कोसी प्रमंडल के बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का दफ्तर लापता हो गया है। जी हां, पहले कभी यह दफ्तर सहरसा में हुआ करता था। आज सरकार के आधा दर्जन से अधिक के विभागों और प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष सहित सदस्यों को भी जानकारी नहीं है कि इसका दफ्तर अब कहां है। इसका खुलासा आरटीआई से मांगी गई सूचना से हुआ है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।